नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षाएं यानी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर में जो पहला पेपर होता है, इसका प्रश्न पत्र 2020 में किस प्रकार से आया था। आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन हल निकालेंगे जिससे कि आपको आपकी तैयारी करने में सहायता मिले। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जो ये पेपर होता है 50 नंबर का होता है, 2 घंटे का समय होता है। पहले 15 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होते हैं। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये किसका विचार है? आपके ऑप्शन है अरस्तु के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, स्वामी विवेकानंद के या महात्मा गांधी के। तो अगर हम इस शिक्षा की बात करें तो ये जो है स्वामी विवेकानंद का कथन है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है कि ऐसी शिक्षा जो मनुष्य के चरित्र का निर्माण करे, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाए एवं बुद्धि का विकास हो तथा मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। आपके ऑप्शन है यूनेस्को, WHO, UNID या यूनिसेफ। तो जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीवा स्वप्न के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, डॉक्टर राधाकृष्णन या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दीवा स्वप्न के लेखक जो है गिजुभाई बधेका है। इनकी शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा थी। इन्होंने बालकों के ऊपर बहुत सारे नियम कानून दिए हैं कि बालकों का बोझ कैसे कम हो। आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। आपके ऑप्शन है वैदिक कालीन शिक्षा की, बौद्धकालीन शिक्षा की, मुस्लिम कालीन शिक्षा की या मध्यकालीन शिक्षा की। तो वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें संस्कृत थी, बौद्धकालीन शिक्षा की पाली भाषा थी, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था जो है पाली। मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात करें तो इसका जो है माध्यम था अरबी और फारसी। मध्यकालीन शिक्षा को ही मुस्लिम कालीन शिक्षा कहते हैं। तो पाली भाषा जो शिक्षा का माध्यम है ये बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग संबंधित है। आपके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, उपयुक्त सभी। तो जो मुदालियार आयोग है ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। मुदालियार आयोग से संबंधित है माध्यमिक शिक्षा। अब अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रफुल्लित होती है और अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? छठवां आपका जो कथन है कि व्यक्ति के अंदर से प्रफुल्लित होती है और अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति करती है, ये कथन है आपका जो है फ्रॉबेल। आपके ऑप्शन है रूसो, मॉन्टेसरी या प्लूटो। तो जो ये कथन है ये रूसो का कथन है। इनके अनुसार अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है अच्छी शिक्षा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है मैकाले, विलियम हंटर, चार्ल्स ग्रांट या चार्ल्स वुड। तो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है ये चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। चार्ल्स ग्रांट को जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन से अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थान यानी बाल उद्यान या बच्चों का कमरा। तो अगर हम किंडर मतलब होता है बच्चे, गार्टन मतलब होता है उद्यान, यानी बाल उद्यान, बच्चों का उद्यान, यही किंडरगार्टन का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि गिजुभाई शिक्षा को मानते थे। देखिए मैं अभी आपको ऊपर बताया हूँ, गिजुभाई शिक्षा को क्या मानते थे? पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित। तो गिजुभाई जो है शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। पढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या। 10वां प्रश्न है, महिला समाख्या कब से लागू है? आपके ऑप्शन 1992, 1995, 1988 या 1989। तो अगर हम बात करें महिला समाख्या की तो ये लागू हुआ है 1989 में। आप लोग याद रखिएगा 1989 ईस्वी में महिला समाख्या लागू हुआ है, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है 11वां आपके सामने। देखिए 11वां प्रश्न है, ये है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सकता है। मूल्य की परिभाषा ये जो है, मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि कर सकता है, ये अर्बन की परिभाषा है, आप लोग याद रखिएगा। मूल्य की परिभाषा और भी पूछा जा सकता है आपसे। तो मूल्य वह है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की उपयोगिता बढ़ा दे, वही मूल्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। यानी ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग करने से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, वही स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है आत्मानुभूति
आत्म व्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। तो अगर हम बात करें तो इसका जो है आदर्शवाद के अनुसार आत्मानुभूति जो होते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होता है आत्म अनुभूति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? 15वां प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? आपके ऑप्शन है प्रभावात्मक, मुक्तयात्मक, दमनात्मक या सामाजिक। तो प्रकृतिवाद जो है मुक्तयात्मक अनुशासन की बात करता है, यानी बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए और प्रकृति से खुद सीख लेंगे, यही है प्रकृतिवाद। अब यहाँ से अतिलघुत्तरीय आपके प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है 16वां अतिलघुत्तरीय का, बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र। तो आपको याद होगा ये है नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। आप दो ही पूछा था, तो नालंदा और तक्षशिला जो है बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र हैं। मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अगर हम बात करें मूल्यपरक शिक्षा की, तो मूल्यपरक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है ये होता है व्यक्ति के सुखद भविष्य के लिए शिक्षा दी जाती थी। व्यक्ति का सुखद भविष्य हो, व्यक्तित्व का निर्माण हो, राष्ट्र का निर्माण हो, ये सभी जो है मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य हैं। मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य होता है राष्ट्र के निर्माण में अपना व्यक्ति योगदान दे, आचरण में सुधार लाने के लिए मूल्यपरक शिक्षा दी जाती है। यानी मूल्यपरक शिक्षा यानी मानवीय शिक्षा, जो सत्य, अहिंसा, भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है, यही सब मूल्यपरक शिक्षा होती है। बात करते हैं भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो वुड का जो घोषणा पत्र आया था, अगर आपको याद हो, देखिए अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? 18वां प्रश्न है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ये जो है 1854 में आया था, आप लोग याद रखिएगा। तो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? देखिए जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेता था तो उस समय संस्कार होता था जिसे कहते हैं उपनयन संस्कार। तो गुरुकुल में प्रवेश लेते समय जो संस्कार दिया जाता था वही होता था उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप जाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? 20वां प्रश्न है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की, तो ये घोषित की गई है 1987 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 ईस्वी में घोषित किया गया है। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत ये बार बार पूछा जाता है, लगभग सभी पेपरों में ये देखने को मिल जाता है, शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत। तो ये जो दिया था ये लॉर्ड मैकाले ने दिया था, शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार जो शिक्षा है वो समाज के उच्च वर्गों को खाली दी जाए, निम्न वर्गों को ना दी जाए। शिक्षा अपने आप छन करके निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँच जाएगी, यही है छनाई का सिद्धांत। प्रश्न है अगला 22वां, प्लेटो की एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। देखिए प्लेटो की जो प्रमुख रचना है, एक है रिपब्लिक, एक ही लिखना था, और एक आप लोग और याद रखिएगा द लाज। तो प्लेटो की ये दोनों प्रमुख रचना है, रिपब्लिक और द लाज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य। अगर बात करें दो उद्देश्य, तो उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, सबसे पहले सुरक्षित वातावरण प्रदान करना जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय का उद्देश्य था। और जो मध्यकालीन शिक्षा होती है, यानी मध्यम, देखिए प्रश्न है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य बताइए। तो अगर हम बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्थापना के दो उद्देश्य, तो जो शाला त्यागी बालिकाएं होती हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी समाज की जो अत्यंत पिछड़ी और शोषित वर्ग की बालिकाएं हैं जिन्हें किन्हीं कारण से शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। इस प्रकार के विद्यालय में रहने खाने की व्यवस्था एवं सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई की व्यवस्था दी जाती थी। तो यही है सुरक्षित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो अगर हम बात करें 24वें प्रश्न की, तो इसका जो सही जवाब है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यही जो है अध्यापक शिक्षक के मानक तय करती है। शिक्षा की एक परिभाषा बताइए। शिक्षा की एक परिभाषा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये अरस्तु की परिभाषा है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये अरस्तु की परिभाषा है। शिक्षा के दो उद्देश्य, अगर हम शिक्षा के दो उद्देश्य की बात करें तो नैतिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना, व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, कई प्रकार के उद्देश्य आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो अगर हम बात करें 27वें प्रश्न की, ड्रॉप आउट बालक, तो ऐसे बालक जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा नहीं पूरी कर पाते हैं, किसी वजह से विद्यालय उनको छोड़ना पड़ता है, जिनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है अधूरी रह जाती है,
यही बालक जो है ड्रॉप आउट बालक कहलाते हैं। तो ऐसे बालक जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा नहीं पूरी कर पाते हैं, बीच में ही विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं, वो ड्रॉप आउट बालक कहलाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलन के नाम लिखिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कई आंदोलन हैं, आप 2 पूछा गया है। असहयोग आंदोलन लिख दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी जो है कांग्रेस के आंदोलन हैं। बढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और जो है तेज आवाज वाले हार्नों का प्रयोग ना करना, हार्न का प्रयोग वर्जित करना, और नदियों में जो अपशिष्ट पदार्थ जाते हैं उनको रोकना, ये सभी पर्यावरण संरक्षण के उपाय हैं। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो नैतिक मूल्य आपके जो है यही इन्हें ही कहते हैं। सत्यता जो होती है, ईमानदारी, भाईचारा और कर्तव्यनिष्ठा, मानवतावाद, ये सभी जो है नैतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं बताइए। तो अगर हम मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की विशेषताएं की बात करें तो ये मुख्यतः जो है मंदबुद्धि बालकों के लिए इन्होंने अपना पद्धति दिया था, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं। और इनकी जो है शिक्षा पद्धति 3 प्रकार की थी। शिक्षकों की देखिए, यहाँ से जो है लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषता बताइए। तो मारिया मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से शिक्षा पद्धति जो दी थी वो मंदबुद्धि बालकों के लिए दी थी, जो मानसिक रूप से कमजोर थे उनके लिए दी थी। इनकी जो शिक्षा पद्धति है मुख्य रूप से 3 है। ये है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, यानी बच्चे को कर्म करा करके उसे शिक्षा दी जाए, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, और भाषा एवं गणित की शिक्षा। ये 3 शिक्षण पद्धतियाँ थीं मारिया मॉन्टेसरी की। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। देखिए, शिक्षकों की अनुपलब्धता यानी शिक्षकों की कमी एक ये हो गई चुनौती। प्रारंभिक शिक्षा का महंगी होना और आर्थिक पिछड़ापन, यानी बच्चों के माता पिता जो है सक्षम नहीं है जो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दे पाएँ, और पर्याप्त शैक्षिक संसाधन उपलब्ध ना होना, ये सभी जो है प्रारंभिक शिक्षा की समझ प्रमुख चुनौतियां हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। देखिए, बौद्धकालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सभी जन सामान्य लोगों के लिए थी, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, जन सामान्य के लिए शिक्षा व्यवस्था थी। इसमें कर्मकांड नहीं होते थे, वैदिककालीन शिक्षा की तरह इसमें कर्मकांड नहीं होते थे। इसमें शुरुआत जो है प्रवज्जा संस्कार से होती थी। बौद्धकालीन शिक्षा की जो शुरुआत है शिक्षा मठों में होती थी और पाली भाषा में होती थी। तो ये सभी बौद्धकालीन शिक्षा की जो विशेषताएं हैं। बात करते हैं शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों का स्पष्ट कीजिए। देखिए, राज्य का जो कार्य होता है वो नए विद्यालयों की स्थापना करना, नए विद्यालय की स्थापना करना, और शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षकों की नियुक्ति करना, क्योंकि शिक्षक नहीं होंगे तो विद्यालय स्थापना करने से कुछ होने वाला नहीं है। अधिकाधिक नामांकन करना, नामांकन बढ़ाना, ये सभी जो है राज्य के प्रमुख कार्य हैं। और जो नई नई नीतियाँ होती हैं उनको लागू करना, क्रियान्वयन करना, ये सभी जो है राज्य के प्रमुख कार्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। देखिए, अगर हम आदर्शवाद और प्रकृतिवाद की बात करें, देखिए 35वां प्रश्न है आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। अगर हम आदर्शवाद व प्रकृतिवाद की बात करें तो ये जो आदर्शवाद है ये आध्यात्मिक शिक्षा थी, और जो प्रकृतिवाद है प्रकृति पर आधारित शिक्षा थी। आदर्शवाद जो है ईश्वरीय शक्ति को मानता था, जबकि प्रकृति जो है ईश्वरीय शक्ति को नकार देता था। आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम की भावना है, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम की भावना है। इसके अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, वही सिखाती है। ये जो है ये अध्यापक केंद्रित थी, जो आध्यात्मिक शिक्षा ही अध्यापक केंद्रित है, और ये स्वतंत्र है। इसके अनुसार बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, वो खुद ही सीख लेगा। तो ये आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों में अंतर है। अब बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब बालक जन्म लेता है तो उसका परिवार जो है सबसे पहला विद्यालय होता है, उसकी माँ प्रथम शिक्षिका होती है, और बालक अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, फिर समाज से सीखता है। इसलिए शिक्षा जो है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, और शिक्षा से बालक का जो है नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, और
राष्ट्र जो है, राष्ट्र की प्रगति में बालक अपना योगदान देता है शिक्षा से ही। तो शिक्षा के द्वारा ही समाज को और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सभी जो है शिक्षा के अर्थ हैं। बात करते हैं हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषता क्या है। तो हंटर कमीशन ने सबसे बढ़िया काम किया था कि उन्होंने जो है अपने भारतीय शिक्षा में मिशनरियों को स्थान नहीं देकर बहुत बड़ा काम किया था, क्योंकि मिशनरी अगर होती है शिक्षा में तो उनका ही दबदबा रहता है। तो इन्होंने मिशनरियों को स्थान नहीं दिया था, और इन्होंने स्त्री शिक्षा और जो है पिछड़े लोगों की शिक्षा की बात की थी। इन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से शिक्षा की बात की थी, जिससे समाज में सांप्रदायिकता फैल गई थी। तो ये सब हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं हैं। बात करते हैं शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, शांति निकेतन की स्थापना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में बोलपुर, जो अपने इनके घर था वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर पर यहाँ पे स्थापना की थी। और ये चूँकि प्रकृतिवादी थे, तो इन्होंने ये जो विद्यालय है शांति निकेतन, इसको प्रकृति में इसको स्थापित किया है। तो इनके अनुसार जो बालक जो है प्रकृति में रहकर ज़्यादा अच्छे से सीखता है, बालक को प्रकृति के साथ छोड़ देना चाहिए, इसलिए इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों की बात कीजिए। देखिए, मृदा अपरदन होता है मिट्टी का अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाना, यही होता है मृदा अपरदन। यानी मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, ये प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। तो इसके रोकने के जो प्रमुख उपाय होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करिए आप, वृक्षारोपण, और नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग करिए, जिससे कि काई जम जाती है तो मिट्टी अपनी स्थान को छोड़ती नहीं है। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे बांध बनाया जाए। ये सभी जो है मृदा अपरदन को रोकने के प्रमुख कार्य हैं। बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, बुनियादी शिक्षा की सर्वप्रथम बात जो है महात्मा गांधी ने वर्धा सम्मेलन 1931 ईस्वी में किया था। बुनियादी शिक्षा का मतलब है ऐसी शिक्षा दी जाना जो समाज के काम आए, यानी बच्चों को व्यवसाय शिक्षा दी जाए। ये नहीं कि खाली उनको जो है किताबी शिक्षा दी जा रही है और वो उन्हें एक प्रकार से शिक्षित बेरोजगार बनाए।